वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पढ़ा था और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने ये देखा था कि हमारे पास जो बेसिक कंडीशन है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की वो ये है कि हमारे पास दो मुख्तलिफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे और उन मुख्तलिफ़ मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा, लेकिन उसके अंदर जो एटम्स की कनेक्टिविटी होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे एग्जांपल आपको यहाँ नज़र आ रही है। इस एग्जांपल में जो आपके पास दो Cl हैं, उनमें से एक Cl पहले कार्बन पर अटैच है और दूसरा Cl दूसरे कार्बन पर अटैच है। लेकिन इस एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो Cl हैं वो दोनों के दोनों पहले कार्बन पर अटैच हैं। तो ऐसे जो हमारे पास आइसोमर होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन एटम की कनेक्टिविटी जो है वो डिफरेंट हो, तो उसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, आज हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है और सबसे पहले हमने देखना है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर सेम होती हैं। अब यही एग्जांपल हमारे पास है स्टीरियो आइसोमर की। तो सबसे पहली कंडीशन जो स्टीरियो आइसोमर की होती है वो ये होती है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमारे पास सेम हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि इसके अंदर हमारे पास कनेक्टिविटी भी सेम होती है। यानी अगर आप इस कंपाउंड में आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो आपका Cl है यहाँ पर भी पहले और दूसरे कार्बन पर अटैच है और यहाँ पर भी Cl जो है वो पहले और दूसरे कार्बन पर अटैच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्टीरियो आइसोमर होता है, स्टीरियो आइसोमर के अंदर हमारे पास जो कनेक्टिविटी है वो हमारे पास सेम होती है। अब देख लें, पहली चीज़ हम देख लेते हैं, स्टीरियो आइसोमर के अंदर इनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम होगा जैसे अभी हमने देखा। ठीक है, अच्छा, अब जाहिर सी बात है जब कनेक्टिविटी सेम है तो कनेक्टिविटी सेम होने का मतलब ये है कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा। ठीक है, और जब स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है तो हमारे पास आईयूपैक नेम भी क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर आप इन दोनों में देखें तो आपको नज़र आएगा कि दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो सेम है और जो इसके अंदर कनेक्टिविटी है वो भी सेम है। और जब आप इसका नाम लिखेंगे नंबरिंग के ज़रिए तो आपको पता है इसका नाम होगा 1,2 डाईक्लोरो। ठीक है, और इसमें 1,2 डाईक्लोरो। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो हमारे पास हो गई, सेम चीज़ हो गई। अब डिफरेंट क्या होता है? अब डिफरेंट जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि यहाँ पर आप देखें इस कंपाउंड में देखें, यहाँ पर जो दो Cl हैं और यहाँ पर जो दो Cl हैं, दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में जो एटम की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि इस 3 डायमेंशनल स्पेस में, यानी इन 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर ये जो दोनों Cl हैं वो अपोजिट साइड पर हैं और ये जो दो Cl आपको नज़र आ रहे हैं ये दोनों के दोनों जो हैं वो आपके सेम साइड पर हैं। तो ये वो बुनियादी फ़र्क है जिसकी वजह से हमारा जो स्टीरियो आइसोमर होता है वो आपका मुख्तलिफ होता है। यानी ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे स्टीरियो आइसोमर है। तो डिफरेंट हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होती है। यानी इसके अंदर हमारे पास जो दो डिफरेंट एटम्स होंगे, जो हमारे आइसोमर होंगे, उनके अंदर 3 डायमेंशन के अंदर जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। यानी अगर आप देखें इनका मेल्टिंग पॉइंट देखें, अगर हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ पर जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उन दोनों की डिफरेंट होती हैं। यानी मेल्टिंग पॉइंट एक का कुछ और होगा, दूसरे का कुछ और होगा। एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी अगर ये जो मॉलिक्यूल हैं इनका अगर आप केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो तकरीबन सेम होती हैं। ठीक है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी सिर्फ जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। और कुछ ऐसे केस होते हैं जिनमें केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होती हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास सबसे पहले जो है वो हमने ये देखा कि स्टीरियो आइसोमर और स्ट्रक्चर आइसोमर में बेसिक फ़र्क क्या है। अब हम स्टीरियो आइसोमर की जो है वो डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं।
ठीक है। सबसे पहले हमारे पास स्टीरियो आइसोमर है, दोज कंपाउंड विच पोजेसेस डिफरेंट ओरिएंटेशन। डिफरेंट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, आपके पास जो अरेंजमेंट है एटम की वो मुख्तलिफ होगी, और डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन स्पेस। जो भी हम पढ़ के आ रहे हैं कि 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो एटम की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। तो इसमें आपने 2 वर्ड याद रखने। पहला वर्ड इसके अंदर है डिफरेंट ओरिएंटेशन या डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो एटम की अरेंजमेंट है वो हमारे पास मुख्तलिफ है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि इसके अंदर हमारे पास ये जो 2 CH3 हैं ये सेम साइड पर अटैच हैं, और ये जो CH3 है ये आपके अपोजिट साइड पर अटैच हैं। तो इनको हम कहेंगे कि हमारे पास स्टीरियो आइसोमर है। ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमर की टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप हमारे पास है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब देखें कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। अब कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म का बुनियादी मतलब ये होता है, अगर हम 2 सिस्टम देखें और उनसे पूछें इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर दोनों की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हुई, प्रोसेसर उसमें कुछ और लगा हुआ है, इसमें प्रोसेसर कुछ और लगा हुआ है, उसमें रैम कुछ और है, उसमें रैम कुछ और है, तो हम कहेंगे कि 2 मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स हैं। तो इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में हमारे पास 2 आइसोमर आ जाते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेर में होता ही है कि 2 कंपाउंड तकरीबन सेम होते हैं। अब जब हम पढ़ेंगे तो फिर ये आपको समझ में आएगा। तो याद रखें आइसोमेरिज्म की 2 टाइप हैं, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को देख लेते हैं। अब देखें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है उसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, दोज कंपाउंड विच पोजेस सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा बट डिफ़र विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस। यानी जैसे ये आपको नज़र आ रहा है इस आइसोमर में, आप देखें इस आइसोमर में देखें दोनों का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, पोजेस सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफ़र विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस। यानी ये दोनों के दोनों जो ग्रुप हैं, एक जैसे ग्रुप हैं, इनकी स्पेस के अंदर जो पोजीशन है वो हमारे पास जो है वो आपके पास डिफरेंट है, बट डिफ़र विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस, ऑल का ज्योमेट्रिक आइसोमर। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जैसे हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, लेकिन उसके अंदर 3 डायमेंशन के अंदर जो आइडेंटिकल एटम अटैच हैं वो आपके पास स्पेस के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके से अरेंज होंगे। इनको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब हम जैसे मिसाल के तौर पर अब इसकी जो है वो नेसेसरी कंडीशंस देख लेते हैं। ठीक है। अब याद रखें जब भी हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की बात होगी तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के अंदर 2 कंडीशंस हैं, जिन 2 कंडीशन को हमने फुलफ़िल करना होता है। वो 2 कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन 2 कार्बन एटम, यानी जिसके अंदर 2 कार्बन एटम फ्रीली मूव नहीं कर पाएँ। इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, ये हमारे पास 2 बोर्ड्स हैं और इस बोर्ड को हमने सिंगल जो है वो नेल के साथ अटैच किया हुआ है। तो ये जो आपके पास चीज़ है इसको अगर आप घुमाना चाहें तो ये आसानी से घूम जाएगी, यानी इसके अंदर रोटेशन फिक्स नहीं है। लेकिन ये जो आपके पास 2 कार्डबोर्ड नज़र आ रहे हैं, इन 2 कार्डबोर्ड के अंदर 2 कीले जो हैं वो अटैच हैं। अब अगर आप इनको घुमाना चाहें तो अब ज़ाहिर सी बात है ये नहीं घूमेंगे। क्यों? क्योंकि डबल नेल होने की वजह से इनकी जो रोटेशन है वो फिक्स हो गई है। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आप कंडीशन याद रखें कि वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, यानी जिन 2 कार्बन आपके पास मौजूद हैं, कोई भी 2 कार्बन ऐसे होंगे जिनके अंदर आपके पास मॉलिक्यूल जो है वो घूम नहीं सकेगा। ठीक है, ये अब आप इस बात को समझ लें। तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये आपको एग्जांपल समझ में आ गई होगी। और स्टूडेंट दूसरी कंडीशन इसकी ये 2 ग्रुप्स, अब ये यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड आ गई।
अब इस डबल बॉन्ड की वजह से ये दो CH3 है और ये H है, ये मूव नहीं कर सकते, घूम नहीं कर सकते, ना ये यहाँ पर आ सकता है और ना ये यहाँ पे जा सकता है। और इसी तरह से जो CH3 है ना ये यहाँ आ सकता है और ना ये वहाँ पर जा सकता है। तो ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये CH3 ना ये यहाँ जा सकता है, ना हाइड्रोजन यहाँ पर जा सकता है। तो इसका मतलब ये टू ग्रुप्स अटैच टू सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। यानी जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे ये CH है, अब इस ग्रुप में आप कार्बन पे देखना है कि इस कार्बन पर दो मुख्तलिफ ग्रुप अटैच होना चाहिए। ठीक है, इस कार्बन पे देखें CH3 है और यहाँ H है, ये CH3 है और ये हमारे पास क्या H है। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। इसी तरह से यहाँ पर देखें, यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन के साथ CH3 यहाँ पर है और H यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर CH3 यहाँ पर है और H जो है वो हमारे पास यहाँ पर है। इसको हम कहेंगे सिस ब्यूटीन। अब इसमें देखें, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ आपको नज़र आ रहा है कि एक CH3 यहाँ अटैच है और सेम ग्रुप बिल्कुल यहाँ पर आपका यहाँ पर अटैच है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ तक स्टूडेंट आपको बात सही में, तो ये सवाल आता है कि नेसेसरी कंडीशंस जो आपके पास हैं वो हमारे पास क्या हैं। अब हम जो है वो मुख्तलिफ जो हमारे पास मौजूद हैं उनकी जो है वो आइसोमेरिज्म ड्रॉ करना सीखते हैं। जैसे 2 ब्यूटीन है, अब देखें ये 1 2 3 4 ये 2 ब्यूटीन है। अब अगर हम इसको देखना चाहें, अब देखें इसको तरीका सुन लें, ये दो कार्बन यहाँ पर अटैच हैं। अब देखें इसके दो हमने आइसोमर ड्रॉ करने हैं। तो देखें ये कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन ये अटैच है और एक CH3 हमारे पास ये अटैच है। ठीक है, और इस कार्बन पर देखें एक H ये अटैच है और एक CH3 हमारे पास ये अटैच है। तो अब बताइए क्या यहाँ पर आपके पास ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि ये कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं और इसके साथ भी दो डिफरेंट ग्रुप आपके पास अटैच हैं। और इसका एक आइसोमर क्या हो सकता है? एक आइसोमर ये हो सकता है कि CH3 जो है वो ऊपर हो और हाइड्रोजन जो वो हमारा नीचे हो, और इसी तरह से हाइड्रोजन ऊपर हो और CH3 हमारे पास जो वो नीचे हो। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो टाइप है ये हमारे पास सिस 2 ब्यूटीन है। इसको हम कहेंगे कि ये सिस 2 ब्यूटीन है और उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो ट्रांस 2 ब्यूटीन है। यहाँ तक स्टूडेंट आपको उम्मीद है कि जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक सवाल आता है कि जो है वो इंटर कन्वर्जन ऑफ सिस एंड ट्रांसफॉर्म, यानी आप सिस को ट्रांसफॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब याद रखिएगा कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड हमारे पास जो है ये रोटेट जो है वो नहीं कर सकती। अब इसको सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करने के लिए जाहिर सी बात है इसको आपको मूव करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, और जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड को ब्रेक करने के नतीजे में ये आपका फ्रीली मूव करने के काबिल हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने के नतीजे में फ्रीली मूव करेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप इसको ठंडा होने रखेंगे तो फिर वहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होती हैं कि या तो ये जो है वो जाहिर बात है ये अब घूमने के काबिल हो गया है। तो जब आपका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, जो मॉलिक्यूल इस पोजीशन पे होंगे वो दोबारा इसी पोजीशन पे आ जाएंगे, और जो यहाँ पर हाइड्रोजन आ चुका होगा तो उसको वो यहाँ पर आके अरेंज हो जाएगा। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ जो है वो सिस एंड ट्रांसफॉर्म का तरीका यही है कि आप उसको हीट करें, और जब हीट करेंगे तो उसको हीट करने के लिए 264 किलो जूल पर मोल की एनर्जी आपको देनी पड़ती है, तो फिर जाके वो आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है आमतौर पर, कुछ रीजनिंग के सवाल हैं वो देख लेते हैं सिस एंड ट्रांसफॉर्म के बाद। सबसे पहले देखें जो हमारे पास सिस है जिसमें आपके पास दो एक जैसे जो ग्रुप अटैच हैं, इसको हम कहते हैं स्टेरिक रिपल्जन। स्टेरिक रिपल्जन का मतलब क्या है कि ये आपके पास अल्काइल चेन है और ये अल्काइल चेन है, ये भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर मौजूद है। अब जब दोनों के दोनों आपके सेम साइड पर होंगे तो यहाँ रिपल्जन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जब रिपल्जन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको पता है स्टेबिलिटी का ताल्लुक रिपल्जन के साथ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा रिपल्जन होगी
स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो और जब स्टेबिलिटी कम होगी तो हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा। जबकि आप अगर ट्रांसफॉर्म में देखेंगे तो ट्रांसफॉर्म में क्या होगा कि एक जो है वो R आपका यहाँ पर है और एक R आपका यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखें जो स्टेरिक रिपल्जन है वो मिनिमम है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हैं, बहुत दूर हैं। तो अब जब स्टेरिक रिपल्जन है तो रिपल्जन जो है का ताल्लुक स्टेबिलिटी के साथ होता है। जितनी कम रिपल्जन है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है मॉलिक्यूल उतना ही अनरिएक्टिव है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो स्टेबल जो होगा तो वो आपके पास क्या होगा, अनरिएक्टिव होगा। और ये रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का जो रिलेशन है वो इन्वर्स का है। तो ये आमतौर पर सवाल आता है कि सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म से ज़्यादा स्टेबल क्यों है। अच्छा, अब हमारे पास आता है दूसरा फैक्टर डायपोल मोमेंट का। डायपोल मोमेंट में अब डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और डायपोल मोमेंट का ताल्लुक किसके साथ होता है, पोलैरिटी के साथ होता है। ठीक है, अगर किसी की म्यू की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है, वो आपका नॉन पोलर है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। और अगर डायपोल मोमेंट की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है तो इसका मतलब क्या है, वो मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो पोलर है और उसके अंदर पोलैरिटी मौजूद है। अब यहाँ पर देखें जो हमारे पास सिस वाले डायपोल मोमेंट एक जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये यहाँ पर इसको खींचेगा, ये इसको यहाँ पर खींचेगा। तो अब जब हम चेक करेंगे तो इसकी जो डायपोल मोमेंट है म्यू की वैल्यू होती है वो 1.89 dBi होती है। और जब हम इसमें देखेंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर दोनों एक दूसरे की डायपोल मोमेंट को कैंसिल करा चुके होंगे, तो यहाँ म्यू की वैल्यू 0 होगी। ये मॉलिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर है। तो अब याद रखिएगा, वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर आपके पास डायपोल मोमेंट जितनी ज़्यादा होगी वो मॉलिक्यूल पोलर उतना ही ज़्यादा होगा। और जब पोलर ज़्यादा होगा तो जाहिर बात है फिर उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ देखें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हमेशा याद रखें कि हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो ताल्लुक़ होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ होता है। ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ताल्लुक़ पोलैरिटी के साथ होता है। तो वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर सी बात है इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। जैसे अगर हम HCl को देखें तो वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो वो बहुत ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो अब याद रखें कि हमारे पास जो हमने देखा कि जो सिस वाले होते हैं इनकी डायपोल मोमेंट होती है। डायपोल मोमेंट होने का मतलब क्या है, इनमें पोलैरिटी भी है। जब पोलैरिटी है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो याद रखें सिस वालों का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और इनका जो होता है वो लो होता है। ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। अच्छा, इसके बाद आप आ जाए मेल्टिंग पॉइंट पर। अब मेल्टिंग पॉइंट का जो ताल्लुक़ है ना स्टूडेंट, वो है कि आपका मॉलिक्यूल कितना क्लोजली पैक्ड है। अब आपको पता है वो तमाम चीज़ें जो सिमेट्रिकल होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा आसानी से अरेंज हुई हुई होती हैं। जब आसानी से अरेंज होती हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो अब यहाँ पर देखें ये जो मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है ये मॉलिक्यूल आपके पास सिमेट्रिकल है। जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास वो मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिकल हैं, तो ज़ाहिर बात है वो मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिकल होंगे तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज़ाहिर बात है हाई होगा, और जो नॉन सिमेट्रिकल होंगे उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, लो होगा। जैसे अब यहाँ पर देख लीजिए, अब आप यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर देखें ये मैलिक एसिड है। मैलिक एसिड का जो ये मैलिक एसिड है, अब ये मैलिक एसिड की दो फॉर्म्स हैं, एक आपके पास सिस फॉर्म है और एक आपके पास जो है वो ट्रांस फॉर्म है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 130 है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है आपका 280 सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब जबकि बॉइलिंग पॉइंट में देख लें, बॉइलिंग पॉइंट इसका +4 है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो +1 है। तो ये कुछ डिफरेंसेस आते हैं, ख़ास तौर पर जो ये हमारा स्टेबल क्यों है ये वाला, और जो है वो मेल्टिंग पॉइंट वाला, ये आपने गौर से देखना है। बॉइलिंग पॉइंट वाला
ये जो है वो, ठीक है। ये स्टूडेंट हमने आज जो था वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिटेल में पढ़ लिया है।